Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will start our physical chemistry second chapter. देखिए ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कर लिया, अमीन्स चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ऐसे कर रहे हैं कि पहले आपके 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के हो जाएंगे, जैसे 2 फिजिकल के 2 इनऑर्गेनिक के, तीनों पैरेलल में चल जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या क्या है कि 2 ऑर्गेनिक के कंप्लीट कर दिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, जो हम BSc सेकंड के 4th सेमेस्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। वो तो है आपका थर्मोडायनेमिक्स थर्ड, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड जितने भी थिंग्स थी वो कवर हो चुकी हैं। वो आप प्लेलिस्ट है BSc सेकंड 4th सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री की, वो उसमें आप चेक कर सकते हो, जो थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो है। अब इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं और थर्मोडायनेमिक्स 4 आपके हमने सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है, वो भी देख सकते हो कि टोटल 4 चैप्टर हैं, 2 थर्मोडायनेमिक्स के हैं, 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के 2 हैं, उसमें एक था उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी, और ये है इसमें आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमें डिस्कस करना है डिटेल से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड इसमें देखेंगे हम नर्नस्ट हीट थ्योरम। देखिए वैसे एक्चुअल में ये कोई लॉ नहीं है, ये 2 ही लॉ, ये उसी का जो हमारे पास लिमिटेशन आ गई थी सेकंड लॉ की, एंट्रोपी का, परफेक्टली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं उनके बारे में ही ये बताती हैं। तो एक्चुअल में ये जो लिमिटेशंस थी परफेक्टली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी से रिलेटेड, उसी के एक्सप्लेन करती है। सेकेंड लॉ में हमारे पास क्या था, डेल एस इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमें पता है। एंट्रोपी क्या होता है, क्यू बाई टी। उसके हमने अलग अलग वेरिएशंस भी देखे थे, ये कैसे आपका वेरी होती हैं ये, ठीक है। अब वैसे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट देखने से पहले क्या बोलती हैं, आपको पढ़ना होगा पहले नर्नस्ट हीट थ्योरम, यही बताती है। जब इसका हम प्रूफ करते हैं तभी आपके पास स्टेटमेंट आती है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो नर्नस्ट हीट थ्योरम में क्या था, ये इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले नर्नस ने क्या देखा था, गिब्स एनर्जी का। देखो इसने एक वेरिएशन देखा था आपके पास गिब्स एनर्जी का और एंथैल्पी का, और यहाँ पे जैसे आपके टेम्परेचर, तो ये इसका वेरिएशन से डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज, डेल जी और डेल एच। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो आपके पास, तो ये दोनों डिक्रीज होते हैं टुवर्ड्स जीरो की तरफ होती है, ठीक है। ये आपका डेल जी होता है, ये डेल एच होता है, ये नर्नस ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके देखा था। ये यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इसने सबसे पहले इसका प्रूफ नर्नस हीट थ्योरम का क्या करेंगे, हमें लेना है आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये हम डिटेल डिस्कस भी कर चुके हैं, जो आपको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पार्ट है, थर्ड सेम में भी आपका आया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, उसके वेरिएशन देखे थे। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, डेल जी इज इक्वल टू आपका डेल एच प्लस में टी, ऐसे कहते हैं, ये क्या होता है इनटू में डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये होती हैं आपके पास क्या, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस। डेल जी यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एच आपके पास क्या होता है यहाँ पे एंथैल्पी, टी टेम्परेचर। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का, एंथैल्पी के चेंज प्लस में ये टेम्परेचर, जी का टी के साथ वेरिएशन, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट, ये होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिटेशन क्या थी कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उनकी एंट्रोपी जीरो होती है, उनको हम नहीं बता सकते कि कितनी है, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। देखो सिंपल एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, रैंडमनेस, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा रैंडमनेस उतनी ही एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ये समझो, एक सॉलिड है, एक लिक्विड, एक गैस। सॉलिड में तो क्या होती है परफेक्ट अरेंजमेंट एटम की, बिल्कुल फिक्स। लिक्विड में इससे थोड़ा सा कम, गैस में तो बहुत डिसऑर्डर होती हैं, क्योंकि अट्रैक्शन दूर दूर होते हैं काफ़ी वर्टिकल। तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किस में होती है, गैस में। तो तभी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होती है आपके पास, गैस की, देन लिक्विड, देन सॉलिड। अब तो हम परफेक्टली क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, तो वहाँ पे तो क्या होगा, एस जीरो ही हो जाएगा एक्चुअल, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। तो यहाँ पे अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की किसकी बात कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट आपका जीरो टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर जीरो को नाइन करा तो इस इक्वेशन में टेम्परेचर अगर जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म जीरो ही हो जाएगी आपके पास। तो डेल जी किसके इक्वल आ गया आपके पास, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच। इतनी थिंग्स आ गई, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू आ गया चेंज इन एंथैल्पी के। अब हम क्या देखते हैं कि जो जी का और टी के साथ जो वेरिएशन है ये घट जाता है जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, मीन्स टेम्परेचर को हम जीरो तक ले जा रहे हैं, तो ये वैल्यू घट रही है गिब्स का टेम्परेचर के साथ वाला वेरिएशन।
ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास इसी को हम बोलते हैं नर्नर-शेड थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट बताओ तो आप ये बोलते हो कि वैल्यू ऑफ डेल जी बाई डेल टी चेंज इन गिब्सन एनर्जी रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये अप्रोच किसको करती है, जीरो को। ग्रेजुअली जब टेम्परेचर को आप टू ऐड कर रहे हो जीरो की तरफ, एब्सोल्यूट जीरो की तरफ ले जा रहे हो, तो आपके पास ये डिक्रीज आ रही है जीरो की तरफ। यही नर्नर-शेड थ्योरम इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा था कि जो डेल जी और डेल एच है ना, नॉट ओनली बिकम एक दूसरे के इक्वल होगी। कब हुई है वो, जब एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रही हैं। दोनों एक अप्रोच करती हैं एसिम्प्टोटिकली। जैसे एसिम्प्टोट का ग्राफ यही होता है इस टाइप से, तो ये हमने देखा एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। अब हम क्या देखते हैं, ये एक मैथमेटिकल यहाँ पे एक्सप्रेशन देख। अब जी का देखो, जैसे टी के साथ वेरिएशन देखा हमने, अगर एब्सोल्यूट कंडीशन लेके देखो, लिमिट अगर आपके पास कंप्लीट डेल जीरो, तो डी आपने देखा कि डेल जी और जो आपका डेल, ये आपका जीरो आ रहा है एब्सोल्यूट जीरो पे, और आपका जो एंट्रोपी है लिमिट टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे होगा डी एंथैल्पी, तो ये भी एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर आया ना, जीरो के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका डेल एच बाई टी इक्वल टू जीरो। ये जो थिंग्स हमने बोली है वही, ठीक है। अब ये देखना है आपको, जो गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन जब टेम्परेचर के साथ करते हैं तो किसके इक्वल आता है। देखो एक इक्वेशन आपने पढ़ी है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में करो, टेम्परेचर के साथ में डिफ्रेंशिएट करो, तो जी का आपका क्या निकलाएगा टी के साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एच। ये हमारे पास टेम्परेचर के साथ एब्सोल्यूट जीरो पे ये जीरो है, तो यहाँ पे टी हो गया, टी का टी के साथ करोगे तो वन, तो किसके इक्वल आ गया माइनस इंटू डेल एस। तो हमने देखा कि जो जी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, जब प्रेशर तब का कॉन्स्टेंट परफेक्टली, तब किसके इक्वल आ गया एंट्रोपी माइनस डेल एच के। तो क्या रिलेशन आ गया आपका करंट, डेल जी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इक्वल टू माइनस डेल एच। वैसे ही आप एंथैल्पी का कर सकते हो, ठीक है। तो एंथैल्पी का जब वेरिएशन करते हैं हमारे पास, तब वो किसकी, देखो एंथैल्पी सीधा ही कर सकते हो आप। देखो सी पी देखा होगा अपने, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे किसकी इक्वल होती हैं, डी एच बाई डी टी। अब आपको पास किसकी वैल्यू चाहिए, डी एच की, तो डी एच किसकी इक्वल आ जाएगा सी पी इंटू में डी टी। अब डी टी और टी का करोगे तो ये तो वन हो जाएगा, क्योंकि सेम फंक्शन का रिस्पेक्ट में करोगे तो वन ही है। जैसे आपका एक्स का डिफरेंशियल करना पा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो तो वन ही आ जाएगा। तो ये आ गया सी पी के इक्वल। तो ये हमने देखा कि एंथैल्पी वाला जो वेरिएशन है वो इक्वल टू आ रहा है डेल सी पी के, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर जीरो टर्म है तो ये भी इक्वल टू जीरो को, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, जब लिमिट टी टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे डेल एस भी जीरो आ गया, और यहाँ से किसके इक्वल आया था ये सी पी के। और ये देखा हमने डेल लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल सी पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों हमने वेरिएशन यहाँ पे प्रूव की हैं, इनको हम किर्चॉफ इक्वेशन भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो ये हम क्या देखते हैं कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं, जब टेम्परेचर का डिक्रीजमेंट होता है तो जी और एच जो आर जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं, और ये एस भी हमने दिखा दिया सी पी बी जीरो। और ये जो गैसेज हमें पता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे कभी एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही ओनली सॉलिड। तो ये जो नर्नर-शेड थ्योरम या बोल सकते हो आप, ये एप्लीकेबल होती है ओनली सॉलिड के ऊपर, लिक्विड और गैस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो एप्लीकेबल किस पे नहीं होगी, लिक्विड गैस पे, ओनली सॉलिड के ऊपर होती है। तो ये तो हो गया नर्नर-शेड थ्योरम का वेरिएशन। अभी यहाँ से ही स्टेटमेंट आती है आपके थर्ड लॉ की। ये बेस्ड इसी रिजल्ट के ऊपर ही हम क्या देखते हैं कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर, तो एक स्टेटमेंट आती है कि क्या बोलेंगे हम सीधा यहाँ पे डेल एस जीरो, इसका मतलब क्या है कि द एंट्रोपी ऑफ, आप सीधा बता सकते हो एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड टेकन कितना आ गया जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक सब्सटेंस की एक फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, बट एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर क्या होता है कि जो एंट्रोपी है ना वो जीरो हो जाती है इन केस ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन। वैसे तो हम सिंपल ये बोलते हैं कि हर एक कोई सब्सटेंस उसकी एंट्रोपी होती है, किसी की इंक्रीज होती है, किसी की डिक्रीज, ऐसे। बट परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में ये जो एंट्रोपी है आपके पास वो जीरो के इक्वल आ जाती है, ठीक है। लास्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम इसे आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। Thanks for watching my channel.